हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ यूथ एस्पायर। काफी दिनों के बाद में डायरेक्ट रूबरू होके एक बहुत ही चर्चित विषय जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस विषय के बारे में लगातार मुझे मेल भी मिलता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस बारे में क्लैरिटी और उन्हें चाहिए, या फिर वे चाहते हैं कि इस विषय में एक ऐसी चर्चा हो, एक ऐसा एपिसोड बने जिसमें इस बारे में सारी बातें इकट्ठा एक जगह पे ही मिल जाए। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ध्यान है। ध्यान यानी ध्यान के बारे में जो भी धारणाएं इस समय देश में, विदेश में या योग के साथ में जुड़ित होके या एजुकेशन सेक्टर पे या अन्य जगह पे जहाँ पे भी है, वो किस तरह से एज ए मेडिटेशन इसको देखा जाता है ध्यान को। तो इस एपिसोड में एक कंप्लीट जानकारी कि मॉडर्न टाइम में यानी ध्यान को किस रूप में देखा जाता है, किस तरह से रेखांकित किया जाता है, क्या बेनिफिट्स उससे लिए जाते हैं, योग और मेडिटेशंस को मिश्रित रूप से कैसे देखा जाता है, किस तरह से वेद और उपनिषद में इसके बारे में यानी योग और ध्यान के बारे में बहुत ही क्लियर विजन्स दिया हुआ है, क्लियर निर्देशन दिया हुआ है। इसके अलावा आज के युग में जो ध्यान होता है उसमें सबसे बेहतर किस तरह से ध्यान करना चाहिए, इस एपिसोड में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है वो है ध्यान। इसी टॉपिक पे हम लोग अपना फोकस रखेंगे और देखेंगे कि इसे किस तरह से हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में और वेद और उपनिषद में या भगवत गीता में इसे किस तरह से लिया गया है, और आज के युग में यदि हम वर्तमान युग में जी रहे हैं तो किस तरह से ध्यान को हम लोग कर सकते हैं। ये सेशन थोड़ा लंबा चल सकता है, पर विश्वास मानिए इस सेशंस में आपको सारे वो जवाब मिलेंगे जो ध्यान के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहला जो मैं करना चाहूंगा इसमें वो है मॉडर्न पर्सपेक्टिव, यानी मॉडर्न पर्सपेक्टिव में किस तरह से ध्यान को देखा जाता है। सबसे पहले ध्यान का मॉडर्न पर्सपेक्टिव नेम जो है, जो कॉमनली दिया जाता है, वो है मेडिटेशन। यानी इसे कॉमनली मेडिटेशन के रूप में रेफर किया जाता है, लेकिन वाकई क्या ध्यान मेडिटेशन को ही बोलते हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम लोग ध्यान को मेडिटेशन के रूप में मान लेते हैं। तो पहला यानी जो वर्तमान जो रेखांकित यदि हम लोग कर रहे हैं तो मेडिटेशन वर्ड के साथ ही हम लोगों को करना पड़ेगा। वो ध्यान के साथ में कहीं भी किसी भी जगह चले जाइए तो मेडिटेशन वर्ड ही आपको सुनने को मिलेगा, आपको ध्यान वर्ड कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो उसमें जो पहला जो मैंने देखा, वो जो पहला चीज जो फर्स्ट मैंने जो देखा वो है टाइम बाउंड। ये पहला मैंने जो फर्स्ट इंस्टेंस जो देखा है कि जितनी भी जगह मेडिटेशंस या ध्यान को लेके चर्चा होती है वहां पे इस बात का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि समय के हिसाब से कैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। इनफैक्ट मैंने भी कई एक आर्टिकल्स लिखे हैं कि मेडिटेशन इन द क्लासरूम 10 मिनट होना चाहिए, 5 मिनट होना चाहिए। यूरोपियंस में भी आजकल काफी इस तरह के काफी इस तरह का प्रयोग हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है कि मेडिटेशन का किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर में। तो टाइम बाउंड यानी टाइम बाउंड के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो टाइम बाउंड के हिसाब से आप यदि देखेंगे तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से टाइम बाउंड तरीके से, यानी हम इसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के रूप से देख सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर
रिदम के रूप में देख सकते हैं, रेजिम के रूप में देख सकते हैं कि भाई जैसे जिम जाते हैं वैसे मेडिटेशन करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, जैसे क्लासरूम होता है, जैसे ये सारी चीजें होती है वैसे ये भी होगा। तो एक टाइम बाउंड तरीके से इसको देखने की चेष्टा की गई है। ये जो फर्स्ट जो मुझे जो समझ में आया टाइम बाउंड का सेकंड। सेकंड जो है ये साइलेंस पे बहुत जोर दिया गया है। यानी कि आप कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं तो साइलेंट प्लेस होना चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत कंजीनियल होना चाहिए, एकदम शांति होनी चाहिए, प्रकृति की गोद में बैठे होने चाहिए। तो इस तरह का जो एक एम्बियंस होना चाहिए, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा इसको मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसको वो दिया गया, इम्पोर्टेंस दिया गया है। और जैसा कि कुछ एक न्यूज़ में मैंने देखा भी, एजुकेशन के ऊपर में इस तरह का जर्नल्स वगैरह भी काफ़ी निकला है। डेली योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस, तो आप जैसा देख सकते हैं कि किस तरह से इसको साइलेंस को यानी इन्वायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है। तीसरा जो मैं देखता हूं, थर्ड जो मैं देखता हूं, वो है बेनिफिट्स। यानी क्या बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है, मुझे क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, मेडिटेशन करूंगा, क्यों करूंगा, उसका बेनिफिट्स क्या है। यानी बेनिफिट्स अप्रोच्ड क्लासेस है, ट्रेनिंग्स है, जिसमें आपको उसके हिसाब से मेडिटेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। किस तरह का बेनिफिट आपको चाहिए या किस तरह का रेजोल्यूशंस चाहिए आपको, जैसा रेजोल्यूशन चाहिए उस तरह का मेडिटेशन आपको रिकमेंड किया जाता है। बाकायदा इसके लिए ट्रेनर्स भी होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, बाकायदा क्लासरूम्स होते हैं, बाकायदा क्लास चलाए जाते हैं अक्रॉस अमेरिका, अक्रॉस यूरोप, किसी भी जगह चले जाइए, मेडिटेशंस को अपने अपने रूप में इसे साउथ ईस्ट एशिया में चला जाइए और इंडिया में तो प्रचुर मात्रा में हर जगह ही आपको ये मेडिटेशन क्लासेस मिलेंगे। जनरल है, जहाँ पे एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं, जहाँ पे जिम की होती है, वहीं पास में छोटा सा जगह मेडिटेशन के लिए भी छोड़ दिया जाता है। तो एक तो ये है कि भाई बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, जैसे जिम में जा रहे हैं तो वजन कम करना चाहते हैं, शेप में आना चाहते हैं, बेहतर हेल्थ पाना चाहते हैं। उसी तरह मेडिटेशन का क्या फायदा है, फायदा का हिसाब से आप मेडिटेशन करेंगे। अब देखिए ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, डेली योगा एंड मेडिटेशन, तो पहला तो हो गया टाइम बाउंड, सेकंड हो गया मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, यानी वन ऑफ द बेनिफिट्स है। और भी यदि आप सर्च करेंगे तो आपको 12 साइंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन मिल जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं फल जो है, यानी फ्रूट्स ऑफ एनी वर्क, इसका प्राइमरी मोटिव हो गया है, जिसका कारण ये मेडिटेशन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह भी इसके लिए दिया जाता है, यानी फॉर्मल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और इंस्टेंट बेनिफिट्स, क्या इंस्टेंट बेनिफिट हो सकता है क्या? क्या इंस्टेंट बेनिफिट्स हो सकता है क्या? जैसे मैं आज मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मीटिंग में जाने के या किसी सेशन में जा रहा हूं, सेशन में जाने से पहले मैंने हाफ एन आवर एक मेडिटेशन का सेशन कर लिया या हाफ एन आवर मेडिटेशन कर लिया, मेंटली वापस से रिचार्ज हो गया, फिजिकली फिट महसूस किया, एंड देन आई वेंट टू द सेशन एंड आई हैड अ वंडरफुल सेशन। तो इंस्टेंट बेनिफिट्स मेरे को क्या क्या मिल सकते हैं, या फिर लव ब्रेकअप हो गया तो
मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, तो क्या किया जाए एक बार के लिए डोपामाइन को बढ़ाने के लिए या हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए इसे किसी तरह का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है? जैसे टैबलेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, क्या मेडिटेशंस का इस्तेमाल उस हिसाब से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? और इसके अलावा जो मुख्य और भी जो चीज़ें हैं कि मल्टीपल यूजेस, उसके साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट या मल्टीपल यूजेस, स्ट्रेस या मल्टीपल बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में, और इसके साथ में ट्रेनर्स जो है, ट्रेनर और ट्रेनर्स ट्रेनर्स जो है उनके अपने डेडिकेटेड क्लासेस होंगे, उनका प्रोटोकॉल होगा, और इसके अलावा गवर्नमेंट्स के भी कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सर्टिफिकेशंस होगा, लाइसेंस होगा, पूरे एक प्रोटोकॉल में इसे देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से काम होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बहुत सारे आप मेडिटेशंस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे यूट्यूब पे और भी जगह पे, आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इस पे हुआ मेंटल लेवल पे या जो भी लेवल पे है। तो मुख्य तौर पे जो मेडिटेशंस का जो यानी ध्यान का जो अभी का जो रूप है वो इस इन चीज़ों के ऊपर में ही डिपेंड करता है। यानी आपका जो भी ध्यान के बारे में यानी मेडिटेशंस के बारे में जो भी एक प्रारूप मन में बना हुआ है, वो प्रारूप इन चीज़ों से ही अफेक्टेड है या इन चीज़ों से मिलके ही बना है। आपके विचार से मोस्ट ऑफ द पीपल के दिमाग में जो ध्यान के बारे में जो चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों के साथ में ही है कि बेनिफिट्स क्या है, साइलेंट ज़ोन में जाना पड़ेगा, तो योगा मैट लेना पड़ेगा, तो फलाना करना पड़ेगा, ढिमकाना करना पड़ेगा, इसे कितना टाइम के लिए करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। ये सारे प्रोटोकॉल्स का ही एक दुनिया में इसको मेडिटेशंस को दिखाया जाता है। नहीं, मेडिटेशंस को दिखाया जाता है एज ए प्रोडक्ट। या फिर सर्विस। क्लियर है कि प्रोडक्ट और सर्विस के रूप में ध्यान को दिखाया जाता है। अब सेकंड जो आता है कि सेकंड जो परसेप्शंस जो आता है कि योगा एंड मेडिटेशन, यानी कि योगा और मेडिटेशन आपको इसका पैकेज भी मिलता है। कहीं पे भी आप जाइए तो वो योगा के साथ आपको मेडिटेशन भी सिखाएगा। यानी योगा कोई एक अलग चीज है और मेडिटेशन एक अलग चीज है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो आपको पैकेज में मिलेंगे। यदि आप योगा कर रहे हैं तो थोड़ा देर मेडिटेशन भी कर लीजिए, तो आपके दिमाग में तो ये चीज आएगा ना कि योगा एक तरह का क्रिया है, मेडिटेशन एक तरीके का प्रैक्टिस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो योगा और साथ में मेडिटेशन मुझे सीखना चाहिए। योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन का क्या चार्ज लेंगे आप? योगा का इतना चार्जेस होगा, मेडिटेशन के लिए इतना चार्जेस होगा, या योगा का ये सेशन होगा, मेडिटेशन के लिए ये सेशन होगा। तो ये अभी तक जो हम लोग घूम रहे हैं ध्यान के बारे में, वो वर्तमान में योग को यानी मेडिटेशन और ध्यान को किस रूप से देखा जाता है, किस रूप में आपके सामने प्रेषित किया जाता है, किस रूप में आपके सामने प्रेषित किया जाता है, वो अभी मैंने दिखाने की चेष्टा की है। योगा एंड मेडिटेशन के रूप में एक चॉइस के रूप में इसको दिया गया है। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, यानी कि आपकी इच्छा हो तो आप योगा करो, आपकी इच्छा हो तो आप मेडिटेशन करो, और आपकी इच्छा जिस हिसाब से आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप योगा एंड मेडिटेशन आप कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये योगा और मेडिटेशन का ओरिजिन क्या है और ये कहां से आया है, और कौन से ऐसे किताबें हैं या कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से ध्यान जैसी महान चीजों को का आविष्कार किया गया, जो इस हमारे मानव समाज के लिए इसे लाया गया, इस बारे में कोई विचार नहीं होता। इसका मॉडर्न जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो पहला पार्ट मेरा ये है कि आज के युग में
किस तरह से ध्यान को देखा जाता है, वो मैंने इस सेशन के इस पार्ट में बताया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि सेकंड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि क्या ऐसी कौन-कौन सी किताबें हैं और कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका जो ओरिजिन है, जहां से ध्यान के बारे में हम लोगों के पास में नॉलेज आया है। तो जो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद ये महाग्रंथ, ये जो आदिकाल से मानव जाति के लिए जो लिखे गए थे, इनमें योगा और ध्यान के बारे में, फिलहाल मैं अभी अलग अलग बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। योगा और ध्यान एक साथ ये बोलना ही गलत होगा। तो वेद और उपनिषद में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और उपनिषद में कौन कौन से उपनिषद हैं जिसमें ध्यान के बारे में वर्णन किया गया है? सबसे पहले तो 8 लिम्स ऑफ योगा में, 8 लिम्स ऑफ योगा, आई एम कमिंग बैक टू दैट। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से चूड़ामणि उपनिषद, चूड़ामणि उपनिषद में ध्यान के ऊपर में और कुंडलिनी के ऊपर में, चक्र के ऊपर में, इन सारी चीजों के ऊपर में बहुत गहरा हो रहा है, भाव रहा है। और चूड़ामणि योग, चूड़ामणि उपनिषद 108 जो उपनिषद जिन्हें बोला जाता है उसमें से एक महत्वपूर्ण उपनिषद है योग चूड़ामणि उपनिषद। इसमें एक दिया गया है और एक योग कुंडलिनी उपनिषद, ये भी यजुर्वेद वो भी यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और श्वेत यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी 2 भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक श्वेत यजुर्वेद है, एक श्याम यजुर्वेद है, एक श्वेत यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो बाद में लिखे गए उसमें योग कुंडलिनी उपनिषद आता है, यानी उनका वेदांत में योग कुंडलिनी उपनिषद आता है। हालांकि इसे माइनर उपनिषद के रूप में लिया गया है, लेकिन योग कुंडलिनी के बारे में, यानी कि ध्यान के बारे में यदि आपको जानना हो, ओरिजिन के बारे में जानना हो, तो आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। योग कुंडलिनी और चूड़ामणि, और एक है ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु तो ध्यान बिंदु, चूड़ामणि और कुंडलिनी। यानी 3 ऐसे उपनिषद हैं जिनमें, जिनको योग उपनिषद कहा जाता है, और इनके अंदर में ध्यान के बारे में बहुत गहरा उद्बोधन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ओम को दर्शाया गया है। केंद्र में, ध्यान के केंद्र में ओम को रखा गया है। ध्यान के केंद्र में ओम को रखा गया है। यदि कोई आपसे पूछे कि ये ओम शब्द कहां पे आया है, तो वेदों में तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इन उपनिषद में आपको ओम के बारे में, स्पेशली चूड़ामणि में, ध्यान बिंदु में ओम के बारे में आपको, और कुंडलिनी में भी
ओम के बारे में बहुत गहरा भावार्थ आपको मिलेगा कि ओम कैसे ध्यान की एक मुख्य बिंदु है और किस तरह से ओम को हम लोग देखते हैं ध्यान में। रिगार्डलेस ऑफ आप कौन से रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कौन से वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं और किस जोग्राफिकल एरिया में आप रहते हैं, जो भी रहते हैं, वॉट एवर इट इज, मतलब रिगार्डलेस ऑफ your affiliations to any man-made or any religions by birth, whatever it is, आप ओम जो कि साउंड ऑफ यूनिवर्स जिसको बोला जाता है और इस ध्यान बिंदु यानी ये उपनिषद का पाठ्य पाठन कर सकते हैं और जान सकते हैं ध्यान के बारे में, जिसको मॉडर्न समय में क्या बोला जाता है, एज ए प्रोडक्ट मेडिटेशन बोला जाता है। लेकिन वाकई में ये ध्यान बिंदु चूड़ामणि और कुंडलिनी योग का जो उपनिषद है उसमें ही इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अब आपको समझ में आ गया कि जो इसका जो भारत का जो योग और वेदों का जो हमारे पास में एक ज्ञान है, उस ज्ञान से ही ध्यान आया है। अब जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग अष्टांग योग ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अष्टांग योग अब अष्टांग योग में ये योग को एक तरह से मेथड के रूप में दिखाया गया है। योग को मेथड के हिसाब से, साइंटिफिक मेथड की तरह एक प्रोटोकॉल्ड वे में दिखाया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 7वें नंबर पे ध्यान, 7वें नंबर पे ध्यान और लास्ट में जो है वो समाधि है, यानी सतचित सदाचितन सतचितन आनंद, यानी सदाचित आनंद के रूप में 8th को दिया गया है, यानी मोक्ष समाधि या मोक्ष जिसे हम बोल सकते हैं, मोक्ष। सतचित आनंद, सत चित्त आनंद, और ये है आपका ध्यान जो कि 7वें नंबर पे आता है, 7th। उसके पहले काफी कुछ है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि योग जो सिस्टम है, वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, फिलॉसफी बोल सकते हैं, उसके अंदर में ध्यान इज अ वन ऑफ द पार्ट। ध्यान जो है वो योग का एक पार्ट है, इसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोला गया है ध्यान को। तो अपने ये जब बोलते हैं योगा एंड मेडिटेशन, तो अपने गलत बोलते हैं। योगा के अंदर में ही एक पार्ट जो है उसे अपने ध्यान बोलते हैं। इसे आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज का मेंशनिंग और जरूरी है कि अष्टांग योग में तो योग के बारे में जो विवरण दिया गया है बहुत ही मेथड की तरह और बहुत प्रोटोकॉल वे में उसको समझाया गया है, लेकिन गहराई के साथ में दर्शन यदि आपको देखना हो, योग का दर्शन, तो उसके लिए भगवत गीता है। यानी भगवत गीता में योग के बारे में और मेडिटेशंस के बारे में बहुत ही गहराई के साथ में लगभग 20 से ज्यादा 700 श्लोकों वाला भगवत गीता में श्लोक है, मंत्र नहीं है। मंत्र वेदों में है। भगवत गीता को गीत के
तरह लिखा गया है, यानी श्लोकों में लिखा गया है। और लगभग 20 से 25 तो ऐसे श्लोक हैं आउट ऑफ 700 जो केवल योग, और कुछ श्लोक जो है वो ध्यान के ऊपर में केंद्रित किए गए हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे चैप्टर नंबर 6 वर्स 20 जो मुझे लगता है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवय यत्र चैवात चैवात मनात्मान पश्यान आत्मनि तुष्यति। अर्थात when the mind restrained from material activities becomes still by the practice of yoga, then yogi is able to behold the soul through the purified mind and he rejoices in inner joy। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोला गया है, योग का मतलब है कि इवननेस ऑफ माइंड, यानी एक्वानिमिटी ऑफ माइंड, यानी संतुलित मन। जो मन है उसे घोड़ा माना गया है, और घोड़े दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, मन भी वैसे ही दौड़ता है, और उसे संतुलित करके स्वयं के लिए व्यवहार में लाना ही योग है। यानी योग में किसी भी पोजीशन में आप रहेंगे, मन आपका संतुलित रहेगा, और इस संतुलित मन का जो स्वामी है वही योगी है, वही योगी है। देयर इज नो एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसके माध्यम से आप योगी हो जाते हैं, बट आप अपने व्यवहार से, मन से, और जो 3 गुण बोले गए हैं, प्रकृति के 3 गुण, और हमारे शरीर में विद्यमान जो गुण हैं, उनका किस तरह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से हम लोग बेहतर परिस्थिति में जा सकते हैं, और किस तरह हम लोग इवननेस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं, वही योग है। उसी को योग बोला गया है। और योग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेशन। यानी मेडिटेशन आपको क्यों करना है? बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन के लिए नहीं करना है। ध्यान क्यों करना है? बेनिफिट्स ऑफ ध्यान के लिए नहीं करना है, बल्कि आपको इसलिए करना है क्योंकि इवननेस ऑफ माइंड, यानी आपको एक सच्चा योगी बन के जीवन को जीना है। सत्यचित और आनंद यानी परम ब्रह्म में मिलने के लिए योगी बनना जरूरी है। भगवत गीता में इसके बारे में पूरा रेफरेंस दिया गया है। बहुत सारे श्लोक हैं जो कि केवल डेडिकेट किए गए हैं योग, यानी पूरे जीवन को ही योग के रूप में देखा गया है, ना कि आधा घंटा का एक एक्सरसाइज के बारे में को योग बोला गया है या इस तरह की चीजों को बोला गया है। और अष्टांग योग में भी इसी तरह की चीजों को बोला गया है, जो कि यम नियम यानी इंटरनल आपके अंदर में इंटरनल वोज क्या है, एक्सटर्नल वोज क्या है, नियम क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन यानी एक्सरसाइजेस आप क्या करते हैं, प्राणायाम यानी प्राण वायु को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में आप किस तरह आपके जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं वो बाहर की चीजों से आकर्षित नहीं होते, यानी वासना से धीरे धीरे आप हटते जाते हैं, प्रत्याहारा में आप जाते हैं, फिर ध्यान की तरफ आप आते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद में आप ध्यान की तरफ आते हैं। तो किस तरह से इसको पूरा मेथड के हिसाब से बताया गया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप एंड देन सेवंथ स्टेप, और तब जाके ध्यान आता है। ध्यान के बाद में मोक्ष की तरफ यानी परम ब्रह्म की तरफ जुड़ने का तैयारी है मेडिटेशन या ध्यान। तो ध्यान कोई पिक एंड चूज के लिए नहीं है, ध्यान कोई मेंटल डोपामाइन बढ़ाने के लिए नहीं है, माइंड का रिफ्रेशर कोई कोका कोला नहीं है कि मूवी देख के साथ में उसे कर लिया, ऐसा तो ये है ही नहीं। ध्यान वैसा है ही नहीं। ध्यान का जो दर्शन है वो बहुत गहरा है, और उथले तौर पे जो भी बताया जाता है वो एटलीस्ट ध्यान नहीं है, किसी तरह का कोई रिचुअल्स है, कोई प्रैक्टिस है, बट वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो बहुत गहरा दर्शन है। अब पूरा जीवन ही ध्यान के लिए कम है, पूरा जीवन ही ध्यान के लिए कम है। अभी ध्यान के बारे में एक बेसिक आइडिया हम लोगों को हो गया कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल खोजते हैं, किस तरह से उसे बाई प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, और वाकई क्या वो बाई प्रोडक्ट है या महान उपनिषद और वेद के माध्यम से ये एक नॉलेज जो हमें मिला है,
एक जो भगवत गीता में जिसके बारे में मेंशन किया गया है, जो चीज हमें दिखता है क्या, और ओम के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया है, और किस तरह योगा एंड मेडिटेशन योगा का पार्ट ही है। यहां तक हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया है। यहां तक समझने के बाद में एक चीज तो समझ में आ गई है कि ध्यान कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं से भी पिक किया और कहीं भी फिट कर लिया। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। जीवन जीने की जो का तरीका है उसमें ये एम्बेड होगा, यानी जीवन जीने के तरीके में एम्बेड होगा, तो ही इसे ध्यान कहेंगे। 5 मिनट 10 मिनट जो बच्चों को ध्यान के नाम पे कराया जाता है वो ध्यान नहीं है, बल्कि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस which may have a very good effect on children, which may have a very good effect on children, but do not consider it ध्यान। ध्यान इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, और दुर्भाग्य से इसे एक छोटे से टर्म के रूप में, मेडिटेशन के रूप में, एक प्रोडक्ट के रैपिंग में आपके सामने परोस दिया जाता है। अब इस ध्यान के चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग ध्यान के बारे में क्या कर सकते हैं फिलहाल, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या इसमें किया जा सकता है। ध्यान की परम अवस्था को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अष्टांग योग, यदि आप वेद और उपनिषद के बारे में अध्ययन नहीं भी करते हो, वेद और उपनिषद के बारे में जानना जरूरी नहीं भी समझते हो, और भगवत गीता के श्लोकों को भी पढ़ने में अक्षम में हो, असक्त हो, यानी कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आप कम से कम अष्टांग योग के उन मेथड्स को तो देख ही सकते हैं, जो बहुत ही साधारण भाषा में भी लिखे गए हैं, सारे लैंग्वेजेस में ही ऑलमोस्ट ट्रांसलेट किए गए हैं। वो तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया गया है, बट चूंकि वो दर्शन है, यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं, तो ये ज्यादा आसान है समझने के लिए। लेकिन दर्शन अष्टांग योग में भी है, भगवत गीता में भी है। तो अब अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं। अब आपके ध्यान में यदि ध्यान शब्द आता है, तो अब आपके पास में ये ब्रॉडर एक फ्रेमवर्क आपका रेडी हो गया है कि ब्रॉडर फ्रेमवर्क में ध्यान को आपको देखना पड़ेगा। ध्यान को देखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान को देखने से पहले धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशंस को डेवलप करना पड़ेगा। जो कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करना है, ये प्रैक्टिस है, ये एब्सोल्यूट प्रैक्टिस है, और इसी प्रैक्टिस के माध्यम से आप ध्यान की तरफ जा सकते हैं। यानी कि धारणा, यानी कि आपको प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसंट्रेशन के माध्यम से ही आप ध्यान की आध्यात्मिक सीमा पे जा सकते हैं। यानी कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन के लिए आपको मेथड्स बताए जाते हैं, और उन मेथड्स के माध्यम से आप कंसंट्रेट होने की चेष्टा कर सकते हैं। एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, यानी कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कंसंट्रेशन के लिए प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अब यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं
इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि वेद और उपनिषद के महत्वपूर्ण सूत्रों से लिए गए हैं और प्राणायाम के माध्यम से उन्हें करने की चेष्टा की जाती रही है, पहले भी और अभी भी। और शक्ति ओम चक्रायम वैसी ही परंपराओं में से एक परंपरा है जिसका संबंध डायरेक्टली यूथ एस्पायर के 4th एपिसोड आपके वेद और उपनिषद के साथ में है। और वेद और उपनिषद में बताए गए सूत्रों के आधार पे ही ओम चक्रायम को प्रैक्टिस किया गया है। लेकिन ये अपना ओपिनियन है और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप फ्रेंड्स सीख सकते हैं कि ध्यान की तरफ अल्टीमेटली ध्यान कैसे कर सकते हैं, नहीं ध्यान की तरफ कैसे जा सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द मेथड जो है शक्ति ओम चक्रायम है, जिसके बारे में मैं आज आपको ध्यान के यानी कंसंट्रेट करने के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यदि डिसिप्लिन है आपके पास में तो आप इस चीज को कर सकते हैं। और यदि हैपहैजार्ड लाइफ है आपका लाइफ में कुछ भी चीज ठीक नहीं है, सारी चीजें बस आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उनके द्वारा गाइडेड होती है, तो सॉरी आप कंसंट्रेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका जो पहला जो रूल है कि आपको सबसे पहले कि आपको नियमबद्ध थोड़ा होना पड़ेगा, नियमबद्ध होना पड़ेगा। नियमबद्ध होंगे तो ही आप इसे कंसंट्रेशंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि सिंपली अपने लाइफ से 10 से 12 मिनट 15 मिनट आप निकाल लें और इस चीज को प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज होती है, योग होती है, योग क्रिया होती है, या आसन जिसको बोलते हैं हम लोग, आसन होता है, या जिम के भी आप यदि जिम जाते हैं या ट्रेडमिल वगैरह में चढ़ते हैं या फिर रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, कुछ भी इस तरह का चीज करते हैं, उसके बाद में प्राणायाम करते हैं आप, यानी प्राणवायु को कंट्रोल करना सीखते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद में आप कंसंट्रेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। दैट्स अ ग्राउंड वर्क, यानी प्राणायाम है जो है वो ग्राउंड वर्क है जो कि सबसे पहले आपको करना चाहिए। प्राणायाम, सिंपल प्राणायाम यदि मैं कहूँ तो सिंपली धीरे धीरे श्वास को लेना, थोड़े समय के लिए रोकना, कुंभक जिसे कुंभक कहा जाता है, और उसे फिर धीरे धीरे छोड़ देना। तो इस प्रक्रिया को, यानी जिसमें आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल कर रहे हैं, श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, श्वास पे ध्यान दे रहे हैं, और उसमें वो भी कंसंट्रेशन एक तरह का, तो श्वास पे जो ध्यान दे रहे हैं ये भी एक तरह का प्राणायाम है। प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आजकल के बहुत सारे अष्टांग योग के अलावा बहुत सारे ऐसे किताब हैं जिनमें आपको प्राणायाम के बारे में मिल जाएंगे। इस YouTube चैनल पे आपको प्राणायाम के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, किस तरह से नाड़ी शोधन करना चाहिए, किस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, त्रिबंध महाप्राणायाम किस तरह से करना चाहिए, मूलबंध आसन क्या होता है, इन सब के बारे में डेडिकेटेडली चैनल में वीडियोस बनाए गए हैं जो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसे भी आप देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई यदि ट्रेनर हो इसका प्राणायाम के लिए, कोई यदि सिद्ध आदमी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किताबों को पढ़ें, अध्ययन करें, और वीडियो को देख के भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ, और यहाँ पे एवरीथिंग सब्जेक्ट टू कि इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट टू मेडिकल कंसल्टेशन। तो जरूर मेडिकली आप फिट होंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, ये मान के ही मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि आपने प्राणायाम के स्टेप्स को ले लिया है तो उसके बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में चेष्टा कुछ भी नहीं करनी है, बहुत तरीके का ध्यान होता है,
मंत्र के माध्यम से ध्यान होता है, किसी पॉइंट पे लेकर ध्यान होता है, जैसे कि भगवत गीता पे टिप ऑफ नोज को ध्यान के लिए बोला गया है, या आग्नेय चक्र को बोला गया है। शक्ति ओम चक्रायम में ओम के माध्यम से ही ध्यान करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। और इस तरह से आप एक एक चक्र के ऊपर में भी ध्यान कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से भी ध्यान कर सकते हैं। और वाकई आपको किसी किसी तस्वीर को देख के भी, किसी देव की तस्वीर, देवी की किसी तस्वीर को देख के भी आप कर सकते हैं, माँ पिताजी की तस्वीर को देख के भी आप कर सकते हैं, गुरु की तस्वीर को देख के भी आप कर सकते हैं। तो ध्यान जो है, वो कंसंट्रेशन जो है, वो आप बहुत तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इसमें। मेरा जो सिंपल तरीका है कि सबसे पहले प्राणायाम करिए, कम से कम 5-10 मिनट एक शांति से एक जगह पे बैठिए, देखिए आपके मन के अंदर पे क्या विचार चल रही हैं, किस तरह मन आपका भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर। मोबाइल फोन छोड़ दीजिए, टीवी को छोड़ दीजिए, एक बार दोस्त यार को छोड़ दीजिए, एक बार भूल जाइए दुनिया में कोई है, और 5-10 मिनट बैठ जाइए। देखिए आपके मन के अंदर में क्या चल रहा है, और धीरे धीरे क्या मन को आप संतुलित कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अभ्यास, 5 मिनट 10 मिनट के अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपका मन में थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो गया है। आप श्वास लेते और छोड़ने का प्रक्रिया भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप नॉर्मली नाड़ी शोधन के माध्यम से भी आप इसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप बाद में किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन करें। और जो सबसे अच्छा पॉइंट मैं मानता हूँ, यदि आप कुंडलिनी जागरण में नहीं जा रहे हैं, तो मैं जो सबसे अच्छा पॉइंट मानता हूँ, वो मूलाधारा चक्र को मैं नॉर्मल इंसान के लिए मूलाधारा चक्र, जो आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे पे स्थित होता है, वहाँ पे केंद्र लगा के यदि आप कंसंट्रेशन करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। और इसका आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब आप करेंगे इसे, करने के बाद में आपके मूल धारा चक्र के पास में कंपन महसूस होगा। आपको अनयूजुअली थोड़ा भारी लगेगा, या फिर थोड़ा मूवमेंट फील होगा। यदि आपको मूवमेंट फील हो रहा है, कंपन फील हो रहा है, पल्सेटिंग फील हो रहा है, तो आप ये समझिए कि वो कुंडलिनी शक्ति को आपने पहचान लिया है, और आप उस पर ध्यान कर पा रहे हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कई बार आपकी ध्यान टूट सकती है, वापस से आप कर सकते हैं। और इस बीच आप अश्वनी मुद्रा भी करें। अश्वनी मुद्रा करने से मूल धारा चक्र पे आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। मूल धारा चक्र के साथ में बाकी के जो 7-6 और चक्र हैं, उनके ऊपर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल है। तो मेरा सजेशन जो है वो मूल धारा चक्र है, यानी रूट चक्र। यानी रूट चक्र के ऊपर में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसको करने से पहले आई सजेस्ट कि आप शक्ति ओम चक्रायम के एक वीडियो को जरूर देखें। और शक्ति ओम चक्रायम में 7 चक्र के बारे में बहुत गहराई से बताया गया है, और प्रैक्टिस में भी 7 चक्रों को, दोनों नाड़ियों को, यानी तीनों नाड़ियों को, और ब्रीदिंग कंट्रोल के साथ में और मूल बंध के साथ में इसे किया जाता है। और उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद और कुंडलिनी जागरण उपनिषद में जिन चीजों के ऊपर में चर्चा की गई है, उसे ही आधार बना के शक्ति ओम चक्रायम को प्रैक्टिस किया जाता है। शक्ति ओम चक्रायम में 7 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था में मूल धारा चक्र की तरफ आपका ध्यान जाता है। सेकंड में आपका जो सेकंड चक्र है, उसके ऊपर में आपका ध्यान जाता है। थर्ड में जो नेवल चक्र है, वहां पे आपका ध्यान जाता है। फोर्थ में जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, उसके बाद में विशुद्धि चक्र पे आपका जाता है। उसके बाद में आग्नेय चक्र जो आपके बिटवीन दी आईब्रोज है, उसके ऊपर जाता है। और लास्ट में सहस्त्रनी 1000 पेटल्ड चक्रास जो है, उनके बाद में आपका ध्यान जाता है। और सभी के दौरान ओम का उच्चारण ओम के माध्यम से और कम और ज्यादा की मात्रा में इसे किया जाता है, जिसके माध्यम से आपके पूरे एनर्जी लेवल को एक स्ट्रीमलाइन किया जाता है। इसमें स्ट्रीमलाइन होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, रिलैक्स्ड होता है। और इसके बाद में यदि आप
मेडिटेशन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। ये खुद में एक पावरफुल मेडिटेशन है जो कुंडलिनी को आधार बना के चक्रों के माध्यम से एनर्जी चैनल को दिखाते हुए ओम के शक्तिशाली स्वरूप को प्रतिष्ठित करता है प्रकृति में। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है जिसे मैं लगभग 5 से 6 साल से कर रहा हूँ और फिलहाल डेली मैं करता हूँ और इसके बारे में डिटेल्ड, बहुत ही डिटेल्ड में आपको वीडियो जो है वो हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। बहुत ही गहरा और चक्र के बारे में, चक्र का विज्ञान क्या है, आज का मॉडर्न साइंस क्या सोचता है, इन सारी चीजों का डिटेल में आपको 7 एपिसोड्स हैं इसी चैनल पे, जहां पे आपको डिटेल्ड पे मिलेंगे कि किस तरह से ध्यान करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करने चाहिए और उसके बाद में आप बहुत आराम से आप देखेंगे कि ध्यान आप कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने बताया है वैसे ही आपको ध्यान करना है। ध्यान के बहुत तरीके हैं और जो तरीका आपके लिए सहज हो, आसान हो, सुलभ हो, जिस तरीके को आप कंटिन्यू कर सके, सस्टेन कर सके, उसी तरीके से आप ध्यान को करिए। यदि गायत्री मंत्र के माध्यम से आप कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, बाद में ध्यान में जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। यदि शिव जी के मंत्र के ऊपर में करना चाहते हैं या किसी और मंत्र के ऊपर में करना चाहते हैं, बीज मंत्र जो होते हैं, हर चक्र के एक बीज मंत्र होते हैं, उनके ऊपर में यदि ध्यान करना चाहते हैं तो भी आप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सारे द्वार खुले हैं, कोई एक द्वार जो आपको सुटेबल लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से आप ध्यान की एक अवस्था में तो जरूर ही पहुंच जाएंगे। एक जैसे जैसे आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होगा, आपको अपनी रीढ़ की हड्डियों के पीछे एनर्जी महसूस होगा और ध्यान केवल एक सेटिंग में नहीं होगा बल्कि कोई भी काम करते समय आपको ध्यान यानी जो कंसंट्रेशन जो लैक होता है वो कंसंट्रेशन भी आप देखेंगे कि आपका बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। यानी आपका कंसंट्रेशन यानी आपका जो फोकस करने का जो कैपेसिटी है वो किसी क्लासरूम में बैठे हैं, किसी टीचर्स को सुन रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं या कोई काम को कर रहे हैं, साइकिलिंग ही कर रहे हैं तो पूरा ध्यान साइकिलिंग के ऊपर में रहेगा। यदि कहीं पे ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक ही आप काम करेंगे। हम लोग कहते हैं ना भाई ध्यानपूर्वक करो, तो ध्यानपूर्वक कहने का मतलब ही यही है कि आप अपना सारा फोकस वहीं पे लगाएंगे और बहुत बेहतर, बहुत आराम से लगा पाएंगे आप। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मैंने जो रूट चक्र के बारे में बोला है ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको शक्ति ओम प्रैक्टिस करना है। इससे बेहतर भी बहुत सारे डिवाइसेस मौजूद हैं, आप उनको भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे सेशन में मैं एक एंगल आपको दे पाया हूँगा कि ध्यान क्या है, किस तरह से प्रोडक्ट के रूप में पेश किया गया है और कहाँ से ध्यान वाकई हमारे जीवन में आया है और क्या महत्व है भगवत गीता, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, ध्यान बिंदु योग, चूड़ामणि योग में और वाकई क्या हम लोग ध्यान से पहले कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस बारे में मैंने एक डिटेल्ड में इस सेशन में चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें आपके क्लियर होंगे। इसके अलावा भी कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया हो या भूल गया हो बोलना तो आप कृपया जरूर हमें कमेंट करें, हमें बताएं या हमें ईमेल करें, तो हम उसका जवाब देने की चेष्टा करेंगे एक नए विषय में या इसी विषय को एक्सटेंशन देते हुए इसी विषय को और बेहतर तरीके से कोई और पॉइंट्स के साथ में मैं बताने की चेष्टा करूंगा। फिलहाल इस चैनल में, इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच।